नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम सिंह। आज हम लोगों का टॉपिक है बाघ की गुफाएं। इससे पहले हम लोगों ने जोगी मारा की गुफाओं के बारे में पढ़ा था। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये बाघ की गुफाएं हैं। ये बाघ की गुफाओं का सम्मुख भाग है। ये सम्मुख भाग देखिए, इसकी लंबाई जो है करीबन जो सम्मुख भाग की जो है 750 फीट है। सम्मुख भाग की जो है कुल जो लंबाई है वो 750 फीट है। ये टोटल जो है 750 फीट जो है इसकी जो है लंबाई है सम्मुख भाग की। ये देखिए, इसको जूम करने पे आप पाएंगे कि जो है ये बाघ की गुफाएं जो है रेतीली चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, जिस पे जो है रेतीली चट्टान होने के कारण इस पे जो उकेरना, छेनी, हथौड़े का प्रयोग करना या मूर्ति शिल्प करना कठिन और जटिल कार्य है। इसलिए बाघ की गुफाओं से जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही मूर्ति मिली हुई है। वो भी कास्ट की हुई नहीं मूर्ति है, वो भी मूर्ति कहीं और की बनी हुई है। इसको काट के छेनी हथौड़े से मूर्ति बनाना संभव नहीं है। ना ही जो है इस पर जो है किसी प्रकार का आलेखन जो है किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं जो है, बाघ की गुफाओं की खोज जो है वास्तुविद डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज वास्तुविद डेंजरफील्ड ने सन 1818 ईस्वी में किया था। बाघ की गुफाएं वर्तमान में मध्य प्रदेश जिले के धार में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो है धार जिले में स्थित है। स्वतंत्रता पूर्व में जो है ये ग्वालियर रियासत में पड़ती थी। बाघ की गुफाएं विंध्य पर्वत श्रृंखला में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, जिसको स्थानीय लोग बागमती, बाघिन या बाघ के नाम से जानते हैं, जिसके किनारे ये स्थित है। तो कुल मिला के हमारी बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं। तो और साथ में पूर्व में जो है ये ग्वालियर रियासत में पड़ती थी। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं तथा नर्मदा नदी की सहायक नदी बागमती या बाघिन के किनारे स्थित है। बाघ गुफा से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो महू रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी लगभग 87 मील है। 87 मील के बाद से जो है हमारा क्या है कि महू स्टेशन से जाने के बाद आगे की यात्रा हमको बस द्वारा करनी पड़ती है, जहाँ से वो एक बाघ गांव पड़ता है। इस बाघ गांव से जो है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है बाघ की गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफा को स्थानीय लोग पंच पांडव के नाम से जानते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि 5 पांडव जो थे वो अपने जो अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके हुए थे। प्राचीन काल में बाघ गुफाओं को कलयन कहा जाता था। प्राचीन काल में इसको जो है कलयन कहा जाता था। जब इसकी खोज हुई तो खोजकर्ता ने इसका नाम निकटतम ग्राम बाघ के नाम पर बाघ गुफा कर दिया। बाघ गुफा के सबसे निकटतम जो है एक गांव पड़ता है, जिसका नाम है बाघ गांव। इसी गांव के बाघ गांव के नाम पे ही इसका नाम जो है खोजकर्ता ने जो है बाघ रख दिया। जबकि कुछ लोग का मानना है कि इन गुफाओं में बाघ रहा करते थे, इसलिए इनका नाम बाघ पड़ा। इसकी खोज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वो शिकारी थे। एक वास्तु डेंजरफील्ड को जो है इनको जो है शेर का शिकार करना था। तो इन्होंने जो है स्थानीय लोगों से जो है पूछा कि जो है कि यहाँ पे बाघ वगैरह कहाँ मिल सकते हैं। तो जो स्थानीय लोग इनको जो है एक बाघ गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर जो है जो जंगल में ले गया, जहाँ पे इन्होंने दिखाया उस स्थान को। और इस तरह बाघ गुफाओं की जो है खोज हुई। आइए जानते हैं बाघ गुफाओं का समय। बाघ गुफाओं के बाद समय के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना अपना राय बताया है। फर्ग्यूसन तथा विजयवर्गीय ने इसे द्वितीय सदी का माना है। फर्ग्यूसन और विजयवर्गीय 2 विद्वान हैं। ये दोनों लोग जो है इसे जो है द्वितीय सदी का मानते हैं। ये द्वितीय सदी का मानते हैं। वहीं एक विद्वान है यम्बी गोडे। ये जो है एक जुलूस के चित्र पर एक जुलूस से एक जगह मिला है, जिस पे क अक्षर लिखा हुआ देखकर इन्होंने इसे 6वीं 7वीं सदी का माना है। विंसेंट स्मिथ भी एक कलाविद हैं। इनके अनुसार यह अजंता के पहली दूसरी गुफा के समकक्ष मानते हुए इसे 7वीं सदी का इन्होंने माना है।
देखिए कुल मिला के 4 अलग अलग विद्वान हैं। चारों विद्वानों की जो है अपनी अलग अलग राय है। किसी की राय जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। स- सन 1926 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने जो है इस बाघ गुफाओं का जीर्णोद्धार करना शुरू किया। जीर्णोद्धार करते समय उन्हें दूसरी गुफा से बाघ की दूसरी, ध्यान दीजिएगा, बाघ की दूसरी गुफा से महाराजा सुबंधु का एक ताम्रदान पत्र मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि महिष्मती सम्राट सुबंधु ने कलयन को दशमकपल्ली ग्राम दान में दिया था। अर्थात कि जो है महाराजा सुबंधु जो महिष्मती के राजा थे, सम्राट थे, इन्होंने जो है कलयन कलयन यानी जो बाघ की गुफाएं हैं, जिनको जो है बाघ की गुफाएं उस समय ये कहिए कि जो है बौद्ध मंदिर हुआ करता था, तो कलयन को जो है इन्होंने दशमपल्ली ग्राम दान में दिया था। उस समय जो मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों का खर्चा या फिर उन मंदिरों में जो भी आय का स्रोत हुआ करता था, वो आय का स्रोत जो है गांव और आसपास के लोगों का दिया हुआ चढ़ावा और कर वगैरह हुआ करता था। तो महाराजा सुबंधु ने जो है दशकमपल्ली गांव को जो है कल्याण को दे दिया था। तो जो भी दशमपल्ली गांव का जो भी कर वगैरह होता था, ये सब कुछ जो है उस मंदिर को जाता था। अब चूंकि सुबंधु का ताम्रदान पत्र मिला हुआ है, और चूंकि इनका जो है काल जो है वो 416 से 466 ईस्वी का है, अर्थात जो है ये गुफाएं जो हैं हो न हो 5वीं सदी ईस्वी में बनी हुई हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये गुफाएं 5वीं सदी ईस्वी की बनी हुई हैं या चौथी 5वीं सदी ईस्वी की हैं। देखिए विकल्प में यदि 5वीं सदी दिया है और चौथी 5वीं सदी दिया है तो हमेशा जो है 5वीं सदी को करेंगे, और यदि विकल्प में 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी दिया है तब भी हमेशा 5वीं सदी को ही विकल्प में चूज़ करेंगे, क्योंकि 5वीं सदी ही सबसे सटीक है। क्योंकि महाराजा सुबंधु का जो समय है वो 5वीं सदी का है, अर्थात 416 से 466 वर्ष ईस्वी का है, 466 ईस्वी का है। इसलिए हमेशा जो है 5वीं सदी को हम लोग वरीयता देंगे। आइए अब जान लेते हैं बाघ गुफाओं की खोज के उपरांत जो हमारे वास्तुविद डेंजरफील्ड थे, इन्होंने जो है अपना एक लेख बम्बई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ के द्वितीय अंक में अपना एक लेख छपवाया। इन्होंने पूरी दुनिया को बताने के लिए बम्बई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ के द्वितीय अंक में जो है बाघ गुफाओं के बारे में लेख छपवाया। इसके बाद से जो है ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि हाँ जो है यहाँ पे एक कोई गुफा है। इसके उपरांत जो है डब्ल्यू एरिक्सन, इम्पे, सी लुआर्ड, असित कुमार हलधर, मुकुल चंद्र डे तथा काल खंडेलवाला ने भी अपना लेख प्रकाशित किया। ये भी बाघ गुफा गए और वहाँ जाने के बाद से इन्होंने भी अपना लेख प्रकाशित करवाया। असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस, ध्यान दीजिएगा, असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर, एम.बी. भोसले, बी.एन. आप्टे, एम.एस. भांड, बी.बी. जगपत, मुकुल चंद्र डे और एक आर्मेनियन कलाकार है साकिस कचेडियन। इन्होंने बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपि बनाई। इनकी जो प्रतिलिपि इन लोगों ने जो बनाई वो प्रतिलिपि ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल के 26वीं दरी अर्थात 26वीं कक्ष में सुरक्षित रखा गया है। दरी का मतलब कक्ष होता है, तो 26वीं दरी में सुरक्षित रखा गया है। मात्र असित कुमार हलधर एक ऐसे हैं जिनकी प्रतिलिपि इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सन 1982 ईस्वी में ग्वालियर में पुरातत्व विभाग की स्थापना के बाद जर्जर हो चुकी बाघ गुफाओं को सुरक्षा की दृष्टि से ध्वस्त कर दिया गया तथा सभी चित्रों को जब पुरातत्व विभाग में सुरक्षित कर लिया गया। क्योंकि बाघ की गुफाएं रेतीली चट्टानों से बनी हुई थी, पहले ही कहा आपको कि रेतीली चट्टानों से बनी हुई हैं, जिन पे जो है छेनी हथौड़े का प्रयोग जो है संभव नहीं है। जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो पेंटिंग्स भी जो है प्लास्टर चढ़ा के जो है टेम्पेरा पद्धति की भांति जो है पेंटिंग चढ़ाई गई हैं, इसलिए उसमें जो है मूर्तियाँ बनाना या फिर जो है छेनी हथौड़े का प्रयोग करके आलेखन करना संभव नहीं था, और वो धीरे धीरे जो है गिर रही थी। पहले से ही खोज के समय ही 3 गुफाएं गिर चुकी थी जिनमें प्रवेश संभव नहीं था। इसलिए पुरातत्व विभाग ने जो सुरक्षा के दृष्टिगत सभी गुफाओं को, चित्रों को सुरक्षित करते हुए सभी गुफाओं को जो है ध्वस्त कर दिया। सर्वप्रथम C.E. लुआर्ड्स,
जिन्होंने 1907-8 में जो बाघ गुफा चित्रों को प्रकाशित किया। सबसे पहला जो प्रतिलिपि बनाई थी वो सी लुआर्ट ने बनाई थी 1907-8 ईस्वी में, और इन्होंने पूरे दुनिया को बाघ चित्रों को जो है परिचित करवाया। फिर असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस जो है 1917 में निरीक्षण करने गए थे, और 1921 ईस्वी में जो है इन्होंने प्रतिलिपि तैयार की। उसके बाद मुकुल चंद्र डे ने 1920 ईस्वी में चित्रों की प्रतिलिपि तैयार कर लिया था। आर्मेनियन कलाकार ने भी चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किया था। आर्मेनियन कलाकार जो थे इन्होंने भी तैयार किया था। बाघ में गुफाओं की संख्या, तो बाघ में कुल जो है 9 गुफाएं जो मिली हुई हैं, जिनमें से 3 गुफाएं खोज के समय ही ध्वस्त थी। बाघ की कुल 9 गुफाओं के सम्मुख भाग की लंबाई 750 फीट है। जो सम्मुख भाग आपको शुरू में दिखाया था, उस सम्मुख भाग की लंबाई जो है करीबन 750 फीट है। पहली गुफा, इसे गृह गुफा कहा गया। खोज के समय इसके छतों पर आलेखन था। संभवतः यह बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान रहा होगा। पहली गुफा जो है ये, इसको जो है गृह गुफा कहा गया। जब ये खोजा गया तब उस समय इसके छतों पर आलेखन था, लेकिन समय के साथ वो नष्ट हो गया। दूसरी गुफा को जो है पंच पांडव की गुफा या फिर पांडु गुफा या फिर गोसाई गुफा कहा गया। स्थानीय माना जाता है कि पांडव इसी गुफा में रहते थे। इस गुफा से महाराजा सुबंधु का ताम्रदान पत्र भी मिला हुआ है। दूसरी गुफा से ही महाराजा सुबंधु का ताम्रदान पत्र मिला हुआ है, तथा इस गुफा से बोधिसत्व की पेंटिंग्स मिली हुई हैं, जिनमें अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और क्षमा याचना के चित्र हैं। 3 चित्र, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और क्षमा याचना। ध्यान दीजिएगा, इस गुफा से, गुफा नंबर 2 से हमको जो है 2 चीज़ मिला हुआ है। एक महाराजा सुबंधु का ताम्रदान पत्र और दूसरा बोधिसत्व की पेंटिंग्स। तीसरी गुफा को जो है हाथी खाना कहा गया है। ये बीच में स्थित एक बड़ा केंद्रीय कक्ष, बहुत बड़ा है ये तीसरी गुफा। संभवतः यह विशिष्ट लोगों के रहने का कक्ष रहा होगा। उस समय विशिष्ट लोग जो आते थे उनके रहने का कक्ष रहा होता होगा। चौथी गुफा को इसको रंग महल कहा गया। सबसे अधिक सुरक्षित चित्र इसी गुफा से मिले हैं। ये गुफा चैत्याकार गुफा है। यहाँ से बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति मिली हुई है। दोस्तों, चैत्याकार के बारे में बता देते हैं कि चैत्याकार का मतलब क्या होता है। बौद्ध धर्म में जो है 2 प्रकार की गुफाएं होती है, या 2 प्रकार के कक्ष होते हैं। एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। चैत्य वो स्थान होता है जहाँ पे पूजा पाठ या आराधना की जाती हो, और विहार जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हो, रहने का जगह भिक्षुओं के, उसको जो है विहार कहा जाता है। तो ये चैत्याकार है, मतलब इस गुफा में पूजा याचना की जाती थी या की जाती रही होगी। 5वीं, यहाँ से जो है ध्यान दीजिएगा, बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है। मात्र यही एक गुफा है जिससे जो है बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति मिली हुई है। वो भी मूर्ति ऐसी है कि जिसको इस गुफा में नहीं बनाया गया, इस मूर्ति कहीं और बनी हुई है, और इसे गुफा में जो है इस लाके स्थापित किया गया हुआ है। एकमात्र गुफा है जिसमें बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति मिली हुई है। बस बाकी किसी गुफा में कोई मूर्ति नहीं मिली हुई है। या तो मूर्तियाँ नष्ट हो चुकी होंगी, या तो मूर्तियाँ बनी ही नहीं होंगी, या सिर्फ एक मूर्ति ही बड़े मुश्किल से बन पाई होगी। क्योंकि वो क्या नाम है कि गुफा जो हमारी ऐसी है कि बलुआ पत्थर की बनी हुई है। ज़्यादा छेनी हथौड़ा चलाने में सब टूट के बिखर जाएंगे। संभवतः जो है ये बुद्ध की मूर्ति जो है कहीं और से लाई गई होगी। 5वीं गुफा, इसे जो है पाठशाला का नाम दिया गया है। 5वीं गुफा को पाठशाला गुफा कहा गया है। ये चौथी गुफा के दाहिने हैं, मतलब चौथी गुफा यहाँ पे है तो 5वीं गुफा जो है इसके दाहिने हाथ पे है। 6ठी गुफा, इसे शिक्षकों के रहने का आवास कहा गया। 6ठी गुफा इसे शिक्षकों के रहने का आवास कहा गया है। 7वीं, 8वीं, 9वीं ये खोज के समय ही ध्वस्त हो चुकी थी। यही 3 गुफाएं हैं जो खोज के समय ध्वस्त हो चुकी थी पूरी तरह से। ये गुफाएं जो है बची नहीं। चित्र चौथी गुफा और 5वीं गुफा में ही अधिक सुरक्षित हैं। जितने भी चित्र मिले अधिकांशतः चित्र जो है चौथी और 5वीं गुफा में ही सुरक्षित मिले हैं। चित्र बाहरी बरामदे के, ध्यान देने योग्य बात है, चित्र बाहरी बरामदे के, भीतरी दीवार के
ऊपरी भाग में 45x6 फीट के पैनलों में अर्थात समूह में बना हुआ है। अधिकांश चित्र चौथी के सम्मुख बने हुए हैं, जिनका विस्तार 5वीं गुफा तक है। कुल 7 दृश्य चित्रित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चित्र बने हुए हैं वो बाहरी बरामदा है। उस बरामदे की जो भीतरी दीवार है उसके ऊपरी भाग में 45x6 फीट के पैनल मतलब समूहों में एक चित्र नहीं, समूह में चित्र बने हुए हैं। और चित्र अधिकांश चौथी गुफा के सम्मुख है, जिनका विस्तार 5वीं गुफा तक हुआ है। कुल 7 दृश्य इसमें चित्रित है। आइए जान लेते हैं वो दृश्य कौन कौन से हैं। प्रथम दृश्य, तो इस दृश्य के 2 भाग हैं, ए और बी। एक भवन के छत पर 2 स्त्रियां बैठी हुई हैं। इसको सही कर लीजिएगा। दो स्त्रियां बैठी हुई हैं। दो स्त्रियां बैठी हुई हैं, इसको सही कर लीजिएगा। एक भवन की छत पे जो है 2 स्त्रियां बैठी हुई हैं। एक स्त्री शोकमग्न है तथा दूसरी जो है उसे सांत्वना दे रही है। जैसे 2 लोगों में से कोई एक आदमी दुखी होता है तो दूसरा आदमी उसको अपने कंधे पे जो है सर रख के उसको सांत्वना, उसको समझाता है कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो सांत्वना दे रही है। माना जा रहा है कि उसका जो पति है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका है। इसके वियोग में वो रो रही है। वही दूसरा भाग है, वो दूसरे भाग में जो है उसी छत पे जो है छज्जे पर एक जोड़ी कबूतर बैठे हुए हैं, जो कि नीले रंग में है और प्रणय का प्रतीक है। ये एक जोड़ी कबूतर नीले रंग के प्रणय का प्रतीक है। देखिए ऊपर वाले हिस्से में जो है स्त्रियां, 2 स्त्रियां बैठी हुई हैं और नीचे वाले हिस्से पे जो है एक जोड़ी कबूतर बैठे हुए हैं, जो कि प्रणय का प्रतीक बता रहे हैं, जो कि प्रणय का प्रतीक हैं। दूसरा दृश्य में एक उद्यान का दृश्य है। दूसरे दृश्य का एक ही भाग है। इसमें एक उद्यान का दृश्य है जिसमें 4 पुरुष गहरे रंग के आभूषण पहने नीले पीले रंग के आसनों पर बैठे हुए हैं। संभवतः यह किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का हो। संभवतः वो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बारे में चर्चा कर रहे हों या दीक्षा लेना चाहते हों। आइए तृतीय दृश्य, तो तृतीय दृश्य में जो है फिर इसके 2 भाग हैं। ऊपरी भाग में 6 पुरुष आकृतियां हैं, जिनके सर मुंडा हुआ है और वो आसमान में उड़ रहे हैं, जिनका शरीर बादलों से ढका हुआ है। ठीक। तीसरे दृश्य के 2 भाग हैं, मतलब कि इसमें 2 हिस्से हैं। ऊपरी भाग में 6 पुरुष आकृतियां हैं, जिनका सर मुंडा हुआ है और वो आसमान में उड़ रहे हैं और जिनका शरीर बादलों से ढका हुआ है। वहीं दूसरे दृश्य में ये निचले भाग में 5 सिर ही शेष बचे हुए हैं। 6 थे या 7 थे पता नहीं, लेकिन जब इसकी जो है प्रतिलिपि तैयार हुई तब 5 ही सिर बचे हुए थे, जो कि स्पष्ट रूप से महिला गायिकाओं के हैं। बीच वाली के हाथ में वाद्य यंत्र का आभास हो रहा है। यह नीले रंग में रंगा हुआ है। अजंता की भांति ये भी ईरान से आयातित होगा। अजंता में जो है जो नीला रंग था, नीला रंग जो है 7वीं सदी तक जो है भारत में नहीं आया था। लगभग 7वीं सदी के बाद से जो है नीले रंग का प्रयोग होने लगा। उससे पहले जो नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था। तो जो नीला रंग था वो नीला रंग या तो अफ़गानिस्तान से या ईरान से, ही 2 जगह थे जहाँ से ये आयातित हुआ करता था। तो ये अजंता की भांति ये भी जो है आयातित है। ध्यान दीजिएगा कि 2 दृश्य है। तीसरे में एक दृश्य में ऊपरी भाग में 6 पुरुष आकृतियाँ हैं, जिनका सर मुड़ा हुआ है और वो आसमान में उड़ रही हैं और जिनका शरीर बादलों से ढका हुआ है। वहीं निचले भाग में 5 सिर शेष बचा हुआ है, जो कि स्पष्ट रूप से महिला गायिकाओं के हैं और बीच वाले के हाथ में वाद्य यंत्र का आभास हो रहा है। ये नीले रंग में रंगा हुआ है। अजंता की भांति ये भी ईरान से आयातित है। ये ध्यान दीजिएगा। 7वीं सदी तक नीला रंग भारत में नहीं प्रयुक्त होता था। जो भी रंग आता था वो ईरान या अफ़गानिस्तान से आयातित होता था। चतुर्थ दृश्य, इसके भी 2 भाग हैं। चतुर्थ दृश्य के भी 2 भाग हैं।
इसमें स्त्री गायिकाओं के जो है दो दल हैं जो कि अपनी मंडलाकार व्यवस्था और लय के कारण प्रख्यात है। दोनों दृश्यों में सूरजमुखी पुष्प की भांति तल का विभाजन हुआ है। तल, ये देखिए, तल इंग्लिश में जो किया गया है, हिंदी में टाइप करते समय तल का विभाजन हुआ है एवं प्रभाविता का सिद्धांत का पालन हुआ है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहला, सूरजमुखी पुष्प की भांति तल का विभाजन हुआ है एवं प्रभाविता का सिद्धांत का पालन हुआ है। प्रभाविता के सिद्धांत का पालन हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको जो है तल लिख लीजिएगा। तल, इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है कि जो है इसमें जो सूरजमुखी की पुष्प की भांति तल का विभाजन हुआ है एवं प्रभाविता का सिद्धांत हुआ है। ये चित्र अपनी मंडलाकार व्यवस्था और लय के कारण बहुत अधिक प्रख्यात और सुंदर है। पहले दृश्य में 7 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार मतलब कि जो है इस तरह का एक घेरा बनाए हुए, गोल घोरा बनाए हुए एक नर्तक को घेर के खड़ी हैं, जिनमें से 3 गायिकाओं के हाथ में जो है मंजीरा तथा 3 गायिकाओं के हाथ में डंडे तथा एक के हाथ में मृदंग है। वहीं दूसरे दृश्य में 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार घेरा बनाए एक नर्तक या नर्तकी, आभास पता नहीं चल रहा है, चित्र चूँकि स्पष्ट नहीं है कि वो स्त्री का या पुरुष का है, इसलिए नर्तक या नर्तकी को घेरे खड़े हैं, जिनमें से 3 के हाथ में जो है डंडा, 2 के हाथ में मंजीरा और 1 के हाथ में मृदंग है। ध्यान दीजिएगा कि 2 दृश्य हैं, चतुर्थ में 2 दृश्य हैं, दोनों में से जो है वो अपने मंडलाकार व्यवस्था और लय के कारण प्रख्यात है। दोनों में सूरजमुखी पुष्प की भांति तल का विभाजन हुआ है एवं प्रभाविता के सिद्धांत का जो है पालन हुआ है। और 7 स्त्री गाय, पहले चित्र में 7 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार घेरा बनाए एक नर्तकी को खड़ी हैं, और जिनमें से 3 गायिकाओं के हाथ में जो है मंजीरा तथा 3 के हाथ में डंडा और 1 हाथ के में मृदंग है। वहीं दूसरे वाले नीचे की तरफ जो चित्र बना हुआ है, उसमें जो है 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार घेरा बनाए एक नर्तकी या नर्तक को घेरे खड़ी है, जिनमें से 3 के हाथ में डंडा, 2 के हाथ में मंजीरा और 1 के हाथ में मृदंग है। ये बात करते हैं दृश्य 5वें की। तो 5वें दृश्य में जो है 17 घुड़सवारों का दल, ये ध्यान दीजिएगा, 17 घुड़सवारों का दल बाईं तरफ जा रहा है। संभवतः यह राजकीय जुलूस या शोभा यात्रा का दृश्य प्रतीत होता है। दृश्य 6, इसमें से जो है 6 हाथी और 3 घुड़सवार दिख रहे हैं। हाथी पर राजकीय परिवार संभवतः बैठा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि एक हाथी पर एक व्यक्ति जो है हाथ में कमल का फूल लिए बैठा हुआ है, जिसके सर पर छाता लगा हुआ है, और एक सेवक जो है पंखा डुला रहा है। संभवतः ये कोई विशिष्ट व्यक्ति या राजा रहा होगा। तथा एक हाथी पर 3 स्त्रियां बैठी हुई हैं तथा एक हाथी पर 3 स्त्रियां बैठी हुई हैं। दृश्य 7 में जो है 4 हाथी और 3 घुड़सवार, ध्यान दीजिएगा, 4 हाथी 3 घुड़सवार विश्राम कर रहे हैं तथा 2 सैनिक के हाथ में तलवार लिए पहरेदारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। जो ऊपर वाला दृश्य है, जिसमें जो है राजकीय जुलूस का जो दृश्य है, वो जो है राजकीय जुलूस का जो दृश्य हमारा है, जिसमें से 6 हाथी और 3 घुड़सवार दिख रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं और सैनिक जो है इनकी रखवाली कर रहे हैं और हाथी और घोड़े जो है विश्राम कर रहे हैं। 5वीं गुफा से काल खंडेलवाला ने मुर्गी तथा चूजे का दृश्य निकाला है। 5वीं गुफा से काल खंडेलवाला ने मुर्गी तथा चूजे का दृश्य निकाला है। वहीं 6ठी गुफा से उपमिश्र बुद्ध का चित्र मिला हुआ है। जो 6ठी गुफा है उससे उपमिश्र बुद्ध का चित्र मिला हुआ है। बाघ गुफा में जो है लाल, काला, सफ़ेद, नीला तथा पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। रंगों की 2 शैलियाँ अपनाई गई हैं। पहले में लाल, काला और सफ़ेद इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में लाल,
नीला और पीला इस्तेमाल हुआ है। संभवतः ये दो अलग अलग सदी के कारण इस्तेमाल हुए होंगे, या फिर दो अलग अलग राजाओं के कारण इस्तेमाल में हुए होंगे। संभवतः एक राजा के समय में एक गुफा में जो है पेंटिंग्स की गई होंगी, उसके शासन का जब समाप्त हुआ होगा, दूसरा राजा आया होगा तो उसने नए चित्रण बनाया होगा, तो उसने जो है लाल नीले पीले का जो है मिश्रण इस्तेमाल किया है। तो माना जा रहा है कि ये दो अलग अलग सदियों के या दो अलग अलग शासकों के कारण ऐसा संभव है। चित्रण शैली एवं विधान जो है बिल्कुल अजंता के समान है। इसमें चित्रण शैली, जैसे चित्रण जो शैली जो है अजंता में बनाई गई है, ठीक वैसा ही जो है ये उसके बाघ गुफाओं में भी है। इसमें भी टम्पेरा ग्लू रंग तकनीकी का प्रयोग हुआ है। टम्पेरा ग्लू रंग तकनीकी, ये रंग लगाने की दो विधियां हैं, टम्पेरा या ग्लू रंग तकनीकी और दूसरा है फ्रेस्को तकनीकी। टम्पेरा हमेशा जो है गीले धरातल पर जो है पोता जाता है। टम्पेरा जब आगे टम्पेरा और वो फ्रेस्को आएगा अजंता में, तब इस पे हम चर्चा कर लेंगे। अभी बस जान लेंगे टम्पेरा ग्लू रंग तकनीकी का प्रयोग हुआ है। आकृतियों की भंगिमाएं तथा अलंकरण अजंता के समान है तथा आकृतियों के चुस्त दुरुस्त कपड़े गुप्त कालीन मूर्तियों के समान है। दो चीज़ देखने को मिलता है, आकृतियों की जो भंगिमाएं और अलंकरण हुआ है वो अजंता के समान है, और आकृतियों की जो कपड़े और जो चुस्त दुरुस्त कपड़े हैं वो गुप्त कालीन मूर्तियों के समान मिलते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि इसमें जो है अलग अलग जो है शैलियों का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा के चित्रों का मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जो बाघ गुफा के चित्र हैं वो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये क्लासेस जो चल रही हैं, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई इसका पैसा नहीं है। और चूँकि अलग अलग जगह अलग अलग कोचिंग संस्थाएं अपनी कोचिंगें चला रही हैं, जिनसे आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे। मेरा प्रयास ये है कि सबको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अगर मेरे पास है तो बांटने से बढ़ना ही चाहिए। तो मैं भी प्रयासरत में हूँ, कुछ दिनों में जो हूँ वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। फ़िलहाल इस तरह आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, जैसे जैसे आप प्रोत्साहित करेंगे वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। धन्यवाद।